नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 5 बज गए हैं और आप देख रहे हैं 5 की आंच। 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण और इलेक्शन की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण नहीं होगा इलेक्शन। शिक्षकों के हड़ताल से स्कूल कैसे हुए बेहाल, ये भी बताएंगे। घूसखोर अधिकारी पर कहां कसा शिकंजा, कहां जेल जाने की तैयारी में है पूर्व सरपंच। बस्तर के लिए क्यों उठी हवाई सेवा की मांग, ये भी बताएंगे। आरक्षण नहीं, इलेक्शन नहीं, ये सब आपको अभी बताएंगे। एमपी विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण गर्मा-गर्म बहस हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा भी की है। और इससे पहले स्थगन प्रस्ताव पर कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं, हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ेंगे। पिछड़े वर्ग के कल्याण के साथ हम हैं। हमने नीट में 27% आरक्षण दिया। हाल ही में हमने 8,800 पदों पर भर्ती भी निकाली, जिस पर 27% आरक्षण दिया है। कांग्रेस से सवाल किया कि आपकी सरकार में किसी भर्ती में 27% आरक्षण दिया हो तो बताएं। तो वहीं सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सरकार का फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं या और क्या रास्ते हो सकते हैं, सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। और हम लोग पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव हो तो इसी शर्त पर हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। सरकार तो ऐसी है कि पहले छीनो, अधिकार जो मिले हुए हैं पहले उसको छीनो और फिर जताओ कि हमने किया। इसी तरह ओबीसी का 27% जो आरक्षण कांग्रेस सरकार ने किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने, पहले इन्होंने रोकने का काम किया कोर्ट में, जबकि सिर्फ 3 विभागों में रोक लगी थी, संपूर्ण जगह रोक नहीं लगी थी। साल भर लगा दिया रोक समझने में, और पता नहीं लाखों नौजवान सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा से वंचित हुए पिछड़ा वर्ग के लोग। बाद में उनको समझ में आया और जो नोटिफिकेशन हमारी सरकार ने किया था कैबिनेट से, विधानसभा में जो पारित किया था, उसी को री नोटिफाइड करके अब बोलते कि उसको हमने लागू किया। पंचायत चुनाव से जुड़ी सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में साल 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने के राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। पे आए थे रोटेशन को लेके। रोटेशन क्यों जरूरी है, रोटेशन की संविधान की मंशा क्या है रोटेशन करने के पीछे, वो मैंने कोर्ट को अवगत कराई। कोर्ट में ये बताया कि नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए, वुमेन्स के लिए और सोसाइटी के ऑल कॉर्नर से लोग इन्वॉल्वमेंट हो डेमोक्रेसी में, यही परिकल्पना थी संविधान की।
और ये संविधान की परिकल्पना के खिलाफ में जो इस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये डिक्लेयर हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक मनी और पब्लिक एक्सचेकर है, जो गवर्नमेंट मशीनरी जो मिसयूज होगी, उससे पब्लिक का ही लॉस होगा। हमारे वकील की सारी दलीलों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया से कि कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि चलते चुनाव में ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता कि उस चुनाव को रोके, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि निर्वाचन आयोग को और सरकार को ये देखना चाहिए कि चुनाव संविधान के दायरे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन्हीं सभी बात को और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले, या फिर हम ये कह लें कि रोटेशन और आरक्षण के मसले को लेकर के एक हमने फिर से कहीं ना कहीं रिवाइंड सा स्वरूप देखा, जो कि इसके पहले कुछ दिनों पहले इसी मामले और इन्हीं ग्राउंड्स पे बहस जो है विवेक तनखा कर गए थे और उस पर भी नोटिस जारी हुआ था। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले माह नियत की गई है। आज भी इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। सैयद जाफर और जया ठाकुर, जो कि कांग्रेस के नेता और नेत्री हैं, इनके द्वारा ये पिटीशन दायर की गई थी। दलीलें वही पुरानी थी कि समाज का हर वर्ग और तबका इलेक्शंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सके, यही मूल मंशा संविधान की भी है और रोटेशन का पालन नहीं किया गया है। और जो हाल ही में अध्यादेश लेकर आई सरकार, उसे चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उसी बात की टिप्पणी को दोहराया कि चूंकि अब निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, इस बीच 243 जो संविधान की धारा है उसके तहत बाध्यता है कि एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उस बात के उदाहरण को उन्होंने उसे उल्लेखित भी किया और इसी बात का जिक्र करते हुए फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन आयोग को नोटिस यहां पर जारी किए हैं और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद, यानी जो इसके पूर्व की याचिका है मनमोहन नागर की, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है भोपाल के, उनके साथ नियत कर दी है। आज हमने विधानसभा की कार्रवाई भी देखी, कहीं ना कहीं दिन भर गहमा गहमी थी और ओबीसी मसले के इर्द गिर्द ही घूमती रही। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद तमाम जो सियासी उठापटक का दौर देखा गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, विवेक तनखा को लेकर आप लगातार बने रहिए। सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जी, आपने याचिका लगाई थी, उस याचिका पर अब हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। आगे आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, हम परेशान हो सकता है, लेकिन निश्चित समय में विजय जरूर हासिल करेगा, एक बात। दूसरी बात एक और ये कि हम चुनाव रोकने गए ही नहीं थे। हम प्रदेश के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में रोटेशन को खत्म किया और 2014 के आरक्षण से 2022 का चुनाव करा रहे हैं, जिससे कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उनका अनुच्छेद में जो 243D में कहा गया है, उससे पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छिन रहा है, उसको उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं संविधान उल्लंघन ऐसा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को क्या है, और साथ ही उन्होंने हमें इस चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है, इस दौरान अध्यादेश को रोकने से इनकार इसीलिए किया क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हिंदुस्तान में किसी भी उच्च न्यायालय ने किसी भी अध्यादेश को चलते चुनाव में नहीं रोक पाया है, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसीलिए हमको उच्च न्यायालय ने ये स्वतंत्रता दी है कि हम इस अध्यादेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अंतरिम आदेश जो होगा वो इस कोर्ट से होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिलाने के लिए हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो फर्स्ट डे जो हमने इस संविधान को बचाने का प्रण लिया था, उसको हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम इस पे विजय हासिल नहीं कर पाते। हाईकोर्ट से तो इनकार हो गया है सैयद जी, अब सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको आगे? देखिए, मैं आपसे सर दोहराना चाहता हूँ, हमने चुनाव रोकने की मांग नहीं की थी, हमने अध्यादेश को रोकने की बात की थी जिसमें 2014 के तहत 2022 में चुनाव हो रहे थे। उसके लिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्होंने माना अगर हमारे तथ्यों में दम नहीं होती, अगर हमारे तथ्यों में उच्च न्यायालय को ये नहीं लगता कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं, तो आज हमारी याचिका खारिज हो जाती
और हमको इस बात की स्वतंत्रता नहीं मिलती कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। और ये जो आज हमको डायरेक्शन हाई कोर्ट से मिला है वो इस बात का प्रतीक है कि उच्च न्यायालय में हम जब जाएंगे वैसे ही हम इस ऑर्डिनेंस को खत्म करने की मांग हमारी उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है। सैयद जाफर जी ने और जया ठाकुर जी ने याचिका तो लगाई थी, पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा। अब उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस तरह से आखिर आप इसे देखते हैं? देखिए, उनके न्यायिक अधिकार हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु इतने समय से जो लगातार ये लोग प्रयासरत हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया में अड़ंगा डाला जाए, रोका जाए, और लगातार इनको जो रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब जनता की अदालत का ही रुख कर लेना बेहतर है। वैसे एक बड़ा नुकसान इन्होंने मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग का कर दिया है, क्योंकि कह कुछ भी लें, अगर अदालत नहीं जाते तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में 27% आरक्षण पिछड़ों को अवश्य मिलता, परंतु इनके जाने से वो विषय कुछ ऐसा खटास में आ गया कि अब वहां पर भी कुछ लेने के देने पड़ रहे हैं, जिसका श्रेय तो मेरे कांग्रेसी मित्रों को लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक अंतिम आस और बची है, वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत कोई चुनाव की प्रक्रिया में खलल डालने का ऐसा कोई निर्देश नहीं देगी। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है और मेरे कांग्रेसी मित्रों को अंतोगत्वा अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारना ही होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी। सैयद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार प्रतीक भी जुड़े हुए थे। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल का बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। कई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। राजधानी रायपुर के बीचों बीच सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते एक ही क्लास में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रायपुर के मोवा के खपरा भट्टी स्कूल का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर के सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं और उसका सीधा असर स्कूलों पर पड़ रहा है। राजधानी रायपुर के बीच शहर में अगर हम बात करें, मोवा में जो खपरा भट्टी स्कूल है, प्राथमिक शाला है, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पे हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो प्रधान पाठिका हैं उनके भरोसे जो है वो पूरा स्कूल है। और यही वजह है कि चूंकि टीचर्स नहीं है, इसीलिए पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों, पहली से लेकर तीसरी तक के एक साथ 3 क्लासेस को बिठाकर वो क्लासेस ले रही है, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है कि सारे बच्चों को वो जो है वो एक साथ बिठा दें ताकि अकेले वो पढ़ा सके। तो उनसे बात करते हैं। मैम, एक साथ 3 कक्षाएं यहाँ पर जी, तो मैडम 3 क्लास बैठाई हूँ, इसलिए बैठाई, इसीलिए पहली, दूसरी और तीसरी एक साथ बैठाई हूँ, और चौथी 5वीं उधर बैठाई हूँ। तो चौथी 5वीं को दे दी हूँ, मैथ्स वगैरह बना रहे हैं बच्चे, और पहली से तीसरी यहाँ बैठाई हूँ, तो इसीलिए 2 अंक के जोड़ और बच्चों को पढ़ना सिखा रही। ये कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? मैडम ये 10-11 दिन हो गया, करीब 10 दिन हो गया जी लोग का। इसमें तो दिक्कत होती है ना, क्योंकि पहली के बच्चे के गणित कुछ और है, दूसरी का और तीसरे का मतलब दिमाग का जो, और ऐसे ही कोरोना में इन लोग का मैडम बहुत नुकसान हुआ है, आप जान ही रहे हैं बच्चों का। हाँ जी, नहीं अभी तो मेरे यहाँ बच्चे मैडम शिफ्ट वाइज नहीं आ ही रहे हैं बच्चे, 75 बच्चे हैं टोटल मेरे यहाँ, तो करीब 60 बच्चे आते ही हैं। तो यहाँ पढ़ाने के बाद फिर आप उधर की कक्षा चौथी 5वीं ले जाती है? जी, इधर इनको दे देती, पढ़ाती हूँ, फिर ये लोग बनाते रहते हैं गणित, फिर उधर जाती हूँ मैडम चौथी 5वीं में, फिर उनको पढ़ाती हूँ। 10 से 4 है स्कूल हमारा, तो नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा मैडम, बच्चों का नुकसान है। और यहाँ पे वैसे 3 टीचर है मैडम, तो 2 हड़ताल पे, एक मैं अकेली, 3 है टोटल। लौटे हैं? जी लौटे नहीं मैडम, अभी आए हैं, पता नहीं रहेंगे कि जाएंगे, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, आप पहली से लेकर तीसरी तक की जो कक्षा है वो एक साथ लगी हुई है, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे दूसरी जो क्लास है, यहाँ से यहाँ पर 2 क्लासेस एक साथ लगी है। ये है यहाँ पर चौथी और 5वीं जो है वो एक साथ बच्चों को बिठाया गया है, और ये क्लासेस हमेशा एक जो मैडम है प्रधान पाठिका, उनके भरोसे पूरी 5 क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। और आज एक शिक्षक जो है, जो सहायक शिक्षक हैं, वो हड़ताल में ही थे, कल तक के वो लौटे हैं। आप हड़ताल पे थे? जी मैम, मैं कल तक तो स्ट्राइक में ही था, बट स्कूल भी आता था 2 घंटा, मैडम आपको बताएंगे, बच्चों के लिए 2 घंटा रोज स्कूल आता था, बट आज से मैं स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अभी हड़ताल पे नहीं जाएंगे? अभी और नहीं जाऊँगा।
क्यों, कैसे लौटे, मतलब क्या नहीं मैं बच्चों का ही मैं तो भविष्य, बच्चों की 2 साल से पढ़ाई बंद है, आप तो जानते होंगे। मैं तो 14 से था मैम। ओवरऑल हड़ताल तो 11 से चालू हुई जी। 11 दिसंबर से अब तक की हड़ताल जो है वो चल रही है और अभी भी आज एक शिक्षक यहाँ पे लौटे, नहीं तो 5 कक्षाएं जो है वो एक शिक्षक के हवाले जो है वो है, और यही वजह है कि एक साथ बच्चों को बिठाया जा रहा है। ज़ाहिर तौर पर नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या बात बनती है या बिगड़ती है। ये जरूर है कि एक शिक्षक लौट आए हैं और इसी तरह कई कुछ जो स्कूल है वहां पर शिक्षक लौटने लगे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, 11 दिन बीत चुके हैं, सहायक शिक्षक लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, आखिर कहाँ बात अटकी हुई है, क्यों बात नहीं बन पा रही है? अब तो बच्चों की पढ़ाई पर भी असर दिखने लगा है। जी रितु, देखिए, विभाग का नारा है सब पढ़ें सब बढ़े, मगर किस तरह, जिस तरह से अव्यवस्थाएं दिख रही है और लगातार 10 दिन हो गए हैं, 1,09,000 शिक्षक जो हैं, सहायक शिक्षक, वो आंदोलन पर हैं। अपनी जो एक सूत्री मांग है उसको लेकर के, वेतन विसंगति की मांग को लेकर आंदोलन पर कर रहे हैं। ये लगातार बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जो धरने हैं वो दे रहे हैं, ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग के आला अधिकारी अभी तक इनसे बातचीत करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदेश के तमाम स्कूलों में पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। पहले भी 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, कोरोना काल के चलते स्कूलों में ताला लगा हुआ था, अब ले दे करके स्कूल खुला है, तो सहायक शिक्षक आंदोलन पर हैं। अगर हम इनकी मांगों की बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे पर अभी काम कर रहे हैं और इस तरह से जब इनकी वेतन विसंगति जो है दूर की जाएगी तो लगभग राज्य सरकार को 1600 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार भार है वो लगेगा प्रति वर्ष, तो इससे वित्तीय भार बढ़ सकता है। यही वजह है कि विभाग के अधिकारी इनकी मांगों को जानकर भी अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं और वही जो जो सहायक शिक्षक हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वो जान रहे हैं और ये वक्त की नजाकत को भाव भी लिए हैं और समझ रहे हैं कि जिस तरह से अभी समय है और उनकी मांगे अगर अभी पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो यही है कि गतिरोध दोनों ओर से जो है वो दूर नहीं हो पा रहा है, बातचीत का दौर जारी है। इनके आंदोलन को समर्थन देने में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरे सहायक शिक्षकों से ये भी बात कही है कि बीच का जो रास्ता है बातचीत खुली होनी चाहिए, बातचीत करने की बात सलाह उन्हें दी है, लेकिन अभी भी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बात करेंगे ग्वालियर जिले की, जहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले 9 पूर्व सरपंच जेल जाएंगे। जेल जाने वाले 9 पूर्व सरपंचों में 5 महिला सरपंच भी शामिल हैं। दरअसल ग्वालियर जिले की कई पंचायतों के पूर्व सरपंचों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। जांच के बाद जिला पंचायत ने इनको हड़पी गई सरकारी राशि 15 दिन में जमा कराने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पूर्व सरपंचों ने राशि जमा नहीं कराई, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने इन सरपंचों को जेल भेजने के वारंट जारी कर दिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर कब का ये मामला था, कौन कौन से सरपंच हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, पूरी जानकारी इस मामले में। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर जिले में जो अभी हाल ही में जिनका कार्यकाल चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही खत्म हुआ है, मतलब अभी जो सरपंच निवर्तमान सरपंच हुए हैं, ये ऐसे 9 सरपंच है पूरे जिले के जिनके ऊपर धोखाधड़ी और सरकारी राशि का गबन करने का आरोप था। बारोल एक ऐसी पंचायत थी जहाँ की महिला सरपंच ने स्कूल के लिए जो 3 टॉयलेट के लिए 30,000 रुपये आए थे, वो 30,000 रुपये अपने खाते से निकाल कर हड़प लिए और स्कूली बच्चों के लिए टॉयलेट तक नहीं बनाए। ऐसे ही करीब 9 सरपंच है पूरे जिले के जिनके जेल वारंट जारी हुए हैं और इन सरपंचों ने कहीं शासकीय भवन निर्माण कराने में अनियमितता की है, कहीं शासकीय जो राशि है उसको हड़प लिया है
और कहीं बच्चों के लिए जो सुविधाएं निर्माण करने के लिए रुपया आया था वो रुपया हड़प लिया है। तो जब इनको जांच के बाद 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था इस राशि को जमा कराने के लिए, उसके बावजूद भी करीब 9 सरपंच ऐसे निकले हैं जिन्होंने राशि जमा नहीं कराई। यही वजह कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने इनके जेल वारंट जारी किए हैं और ये 9 महिला वारंट तो जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं वारंट जारी करने के बाद आगे आखिर क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।